हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? घरेलू विद्युत परपथ। घरेलू विद्युत परपथ क्या होता है, कितने तारों का यूज़ होता है, ये सब पढ़ा हमने। अब हम आगे देखेंगे कि जो हम घरों में बच्चे अपने घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, इन सब चीज़ों का जो यूज़ करते हैं, तो उनके उपयोग के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है बच्चों, उसमें हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए। इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं और देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें क्या है, पहला है कि जैसा कि हमने देखा कि किसी विद्युत परपथ में असावधानी से लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण, यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हो सकती, आग लगने का खतरा रहता है। ज़रा सी लापरवाही के कारण विद्युत के झटके भी लग सकते हैं। इसीलिए विद्युत प्रयोग के दौरान निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। अब देखिए, पहली सावधानी क्या है? स्विच तथा प्लग को कसा हुआ जोड़ना चाहिए। दूसरा है उचित विद्युत रोधी परत तय तार का प्रयोग में लेना चाहिए, यानी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों उपकरण, उसके ऊपर हमारा क्या है, खूब अच्छा विद्युत रोधी यानी विद्युत के कुचालक तार का प्रयोग में लेना चाहिए। खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार तुरंत बदल देना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि खराब या कटे फिटे तार का भी उपयोग हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हमको इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उस तार को हमको तुरंत बदलना चाहिए। आग लगने या दुर्घटना होने पर परपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, यानी कि सर्किट के स्विच को ऑफ करना चाहिए। अगर आग लग जाती है या दुर्घटना होने पर प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए, यानी कि हमें प्रत्येक सर्किट में बच्चों उचित पदार्थ वाले क्या करना चाहिए, आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऐसा तार आप ना लगा दें कि उसका गलनांक बहुत उच्च हो और वो वहाँ पर अपनी जगह से जब हाई वोल्टेज हो या तो वो अपनी जगह से टूटे ही नहीं। मतलब कि वो उस वोल्टेज को बर्दाश्त कर ले, उसका गलनांक कम होना चाहिए ताकि वो अपनी जगह से टूट जाए और परपथ भी हमारा टूट जाए, जिससे कि सप्लाई आगे ना बढ़े और हमारे घर के उपकरणों को यानी कि और चीज़ों को बचाया जा सके। तो उस उचित क्षमता वाले तारों का प्रयोग करना चाहिए और उचित गलनांक वाले पदार्थ के तार का उपयोग करना चाहिए। सभी विद्युत उपकरण के लिए भूतार अवश्य लगाना चाहिए, यानी कि इसमें अर्थिंग ज़रूर होना चाहिए। सभी उपकरण जो हम यूज़ करते हैं, बिजली के स्विच व उपकरण का उपयोग गीले हाथों से ना करें। कभी भी बच्चों आप घर के स्विच को या किसी उपकरण को गीले हाथों से उसको मत पकड़ें, ये भी एक लापरवाही है। देखिए, यहाँ पर कुछ अंकित प्रश्न के हल दिए गए हैं। कुछ अंकित प्रश्न के हल हैं, इसको भी बच्चों आपको करना है और समझना और देखना है। इसको आप लोग करिएगा, समझिएगा और देखिएगा। दूसरा है बच्चों, हम यहाँ पर सीखेंगे वी लर्न। हमने क्या इस लेसन में हमने क्या सीखा? देखिए, वी लर्न में हमने ये सीखा कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। इससे पहले आपने सबसे पहले पेज पर यही सीखा था कि जब हम विद्युत धारा सप्लाई करते हैं बच्चों करंट की, तो हमको एक पूरे सर्किट की आवश्यकता होती है। उस सर्किट के हमने क्या क्या घटक थे वो भी सीखे हैं। किसी चालक में विद्युत धारा का परिमाप विद्युत आवेश की वो मात्रा है जो चालक के किसी एक बिंदु से एक सेकंड में पहुंचती है। फिर किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन आमीटर की मदद से किया जाता है, जो कि परपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। फिर किसी विद्युत परपथ में भूतार के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। विभवांतर क्या है, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा है बच्चों। किसी विद्युत परपथ में विद्युत विभवांतर का मापन एक उपकरण वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए, विद्युत धारा के मापन के लिए आमीटर का उपयोग होता है बच्चों, और विद्युत विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। और ये जो आमीटर है ये श्रेणी क्रम में लगते हैं बच्चों, और जो हमारा वोल्ट मीटर है जो किस में लगता है, समांतर क्रम में संयोजित होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको समझिएगा। ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परपथ में समान ताप पर विद्युत के तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समानुपाती होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से इसको सीखा था, जाना भी था बच्चों, और इसका हम लोग ने डिफिनीशन भी निकाली थी, जैसे भी समानुपाती आई।
यानी V इक्वल IR। धारा प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध ये दर्शाता है कि वह अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध मतलब विरोध क्या दर्शाता है कि वो अपने में से विद्युत धारा का विरोध करता है, इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। रो एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक की पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यह केवल पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। देखिए, समांतर क्रम व पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 1/R1 इक्वल 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है। वो दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति वही है बच्चों, अगर विद्युत ऊर्जा है वो किसी अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है, यानी विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि हमारी P इक्वल VI। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, आपके सही विकल्प चुनें और यहाँ पर दिया है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये दोनों को आपको बच्चों होमवर्क में फिल करके इसी बुक में फिल करना है। आप लोग के पास बुक अगर ले गए हो स्कूल से बच्चों तो अच्छा है, आप उसी बुक में फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और बच्चों आप लोग अपने नोट्स को, मैंने इससे पहले भी आपको मैसेज किया था, जिन जिन के बच्चों के नोट्स 1 to 4th लेसन तक जो बच्चे नोट्स को कंप्लीट कर चुके हैं वो क्या करेंगे, अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे ताकि हमको भी आइडिया लगे कि किन किन बच्चों के नोट्स कंप्लीट हैं। हो सकता होगा तो आपके स्कूल ये नोट्स आपके मंगवाए जाएंगे चेक करने के लिए। तो अब हम लोग बच्चों न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू लेसन आज से। तो बच्चों आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन है अध्याय 7 लेसन 7 जैविक प्रक्रियाएं। ये हमारा न्यू लेसन क्या है बच्चों? जैविक प्रक्रियाएं, यानी पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, यानी कि लाइफ प्रोसेस में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। 4 प्रक्रियाएं दिखा रहा है प्रोसेस में। एक न्यूट्रिशन है, पोषण, ट्रांसपोरेशंस बच्चों परिवहन, और रिस्पायरेशन यानी श्वसन, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशंस यानी परिवहन है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशंस परिवहन, पोषण न्यूट्रिशन, और श्वसन रिस्पायरेशन, उत्सर्जन का एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर देखते हैं, लाइन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सी हियर स्टूडेंट, ओके। देखिए सभी जीवों में कुछ प्रक्रियाएं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि होती हैं जो उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य हैं। देखिए क्या है कि सजीव में उनको जीवित रहने के लिए बच्चों कुछ प्रक्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं, जो है पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। इस तरह की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो एक सजीव यानी लिविंग्स के जीवित रहने के लिए नेसेसरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, अनिवार्य हैं। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए जो प्रक्रियाएं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, इन सब के लिए क्या होता है, संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती है बच्चों? भोजन से। यानी कि कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं इनके क्या होता है, इनको जीवित रहने के लिए कुछ जैविक प्रक्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। और इन जैविक प्रक्रियाओं के लिए जैसे पोषण के लिए, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब के लिए बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से, यानी फूड से। क्या आपको क्या लगता है, क्या सभी सजीव एक ही स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं?
आपको क्या लगता है बच्चों कि जितने भी सजीव हैं उस एक ही स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो वो स्रोत क्या है? हमने खाद्य जालों में भी अध्ययन किया कि पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन का स्रोत हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि खाद्य जाल में हमने देखा था कि जो पौधे हैं, पूरे जीव जगत के जो जीव हैं बच्चों, वो पौधे से ही मुख्य रूप से अपना भोजन लेते हैं, यानी मुख्य रूप से भोजन से स्रोत हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थ के निर्माण से होता है। अब ये जो है लेकिन पौधे कहाँ से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को ही संग्रहित करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये फूड बनाते हैं और ये फूड का संग्रहण कार्बनिक पदार्थ के निर्माण से होता है। जो सौर ऊर्जा का संग्रहण है बच्चों, वो कार्बनिक पदार्थ के निर्माण से होता है, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। आप ये कुछ समझ रहे हैं इस लाइन को? देखिए खाद्य जाल, इससे पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है फूड जाल क्या है, फूड नेट यानी फूड वेब हम लोगों ने पढ़ा था ना। अब खाद्य जाल में हम देखते हैं बच्चों, जो पूरे जीव हैं जगत के लिए, पूरे जीव जगत के लिए पौधे से ही हम मुख्य रूप से भोजन ले रहते हैं। और लेकिन ये पौधे क्या करते हैं? पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को लेते हैं, सौर ऊर्जा का संग्रहण करते हैं और कार्बनिक पदार्थ के निर्माण से होता है, यानी कि जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा, और उसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसीलिए पौधों को क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पादक कहा जाता है। ये चीज़ें क्लियर हुई? फिर देखते हैं बच्चों, समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर है। जैसे है कि समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर है। उपभोक्ता कौन हो गए? हम लोग, और उत्पादक क्या हो गए बच्चों? पेड़ पौधे। यानी कि जो हम लोग हैं वो किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों पर। जीव जितने भी जंतु हैं वो किस पे डिपेंड है बच्चों? हमारे यानी उत्पादकों पौधे पर। उत्पादकों और उपभोक्ता की जैविक प्रक्रियाओं के समानताओं के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर भी है। जो उत्पादक हैं यानी पेड़ पौधे, और उपभोक्ता यानी कि छोटे से बड़े जंतु जो हैं बच्चों, जो एनिमल्स हैं कि जैविक प्रक्रिया भी हम लोगों ने देखा कौन कौन सी हमारी? पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन यानी न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशंस और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशंस, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। तो ये जो हमारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं इनमें कुछ बुनियादी अंतर है। जैसे कि पोषण की प्रक्रिया में, अगर हम पोषण में जाते हैं बच्चों, न्यूट्रिशंस की प्रक्रिया में, अधिकांश पौधे यानी उत्पादक में पोषण का पहला चरण कुछ समान पदार्थों से शुरू होता है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि पौधे जो हैं उत्पादक, या पोषण का जो पहला चरण है वो कुछ समान पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पानी यानी H2O। इसके विपरीत अधिकांश जंतु उपभोक्ताओं का पोषण जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि से शुरू होता है। पौधे और जंतु में पोषण और उनसे संबंधित अजैविक प्रक्रियाओं के लिए विशेष अंग की व्यवस्था होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पौधे हैं ये जो पोषण है वो जो पहला चरण है कुछ समान पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि। इसके विपरीत अधिकांश जंतु जो उपभोक्ता का पोषण जो है वो जटिल पदार्थ से शुरू होता है। जटिल पदार्थ 3 होते हैं पोषक के, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि। यानी कि ये तो पौधे जो हैं वो क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और जो उपभोक्ता यानी जंतु हैं वो क्या ले रहे हैं? पोषण के जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि। यहीं पर आप देख रहे हैं बुनियादी अंतर हो गया। फिर पौधे और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए विशेष अंग तंत्र की अवस्था होती है। पौधे और जंतु हैं बच्चों, उनमें पोषण के लिए और उससे संबंधित जो भी जैविक प्रक्रियाएं इनके लिए एक विशेष अंग तंत्र, अंग की और उसके साथ पूरे ऑर्गन सिस्टम्स की एक विशेष व्यवस्था होती है, यानी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की विशेष व्यवस्था होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बच्चों अंग तंत्रों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम।
देखिए, नवीं कक्षा में हमने कोशिकाओं के सतही क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात का अध्ययन किया था। हमने ये पाया कि कोशिकाएं जितनी बड़ी होती उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात उतना ही कम हो जाता है एवं उनके अंदर की क्रियाओं की गति उतनी ही धीमी पड़ जाती है। हम लोगों ने देखा था ना कि जो कोशिका जितनी बड़ी होती है उनका सतही क्षेत्रफल समझना, जो सतह का घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो और आयतन का अनुपात उतना ही उनका कम होता है, वह उनके अंदर की क्रियाओं की गति उतनी ही धीमी हो जाती है। देखिए, निम्नलिखित ग्राफ देखकर बताएं कि किसी एक कोश के जीव की लंबाई बढ़ जाए तो क्या होगा। मान लीजिए ये कोशिका का व्यास है, ये सतही क्षेत्रफल यानी आयतन है। अगर एक कोश के जीव की लंबाई जैसे है बढ़ जाए तो क्या होगा। देखिए, उपरोक्त ग्राफ के अध्ययन से करने पर ये पाएंगे कि यदि एक कोश के जीव का आकार बढ़ जाए, मान लीजिए कोई एक कोश के जीव है तो उसकी सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात घट जाता है। अगर एक कोश के जीव का आकार क्या हो, बढ़ जाए, यानी कोशिकाओं का व्यास बढ़ जाए तो उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का आकार क्या होता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट है, सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात जो है वो बच्चों क्या होगा, कम होता है यानी घट जाता है। ऐसी स्थिति में उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे। यानी मान लीजिए कोई भी एक कोशिकीय जीव है, अगर उसके आकार को आप बढ़ा दीजिए तो सोचिए क्या उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा और आयतन वो दोनों घट जाएगा। ऐसी स्थिति में उनको जीवित रहने के लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। ऐसी ही परिस्थिति बहुकोशिकीय जीव में ही होती है। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता है, किसी विशेष व्यवस्थाओं के बगैर उन सभी कोशिकाओं तक संसाधन नहीं पहुंच पाते। गौर करने की बात यह है कि बहुकोशिकीय जीव के शरीर की सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में भी नहीं रहती। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक कोश के जीव के ही अगर बच्चों कोशिका का आयतन सतही क्षेत्रफल का, अगर मान लीजिए उनके कोशिका का आकार बढ़ा दिया जाए तो उनका ही सतही क्षेत्रफल का आयतन का और अनुपात दोनों घट जाता है, तो जो उनको मिलना चाहिए ज़रूरी चीज़ें वो उनको नहीं मिल पाती हैं जीवित रहने के लिए। इसी तरीके से बहुकोशिकीय जीवों का भी, अगर उनका भी कोशिकाओं का सतही क्षेत्रफल आयतन का अनुपात घट जाए तो क्या होगा, उनको भी क्या होगा, उनको भी जो है वो ज़रूरी संसाधन नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए विशेष फिर क्या बनेगा, एक अंक या अंकतंत्र की आवश्यकता होगी कि ताकि उनको संसाधन मिल सके। फिर है कि और जो बहुकोशिकीय जीव ये वातावरण के सीधे संपर्क में भी नहीं रहते, इन्हें पर्याप्त संसाधन मिल सके, इसका उपयोग हो सके, जिससे ये कुशलतापूर्वक तेज़ी से कार्य कर सके। इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था होती है। जैसे अब बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कि अगर ये कुशलतापूर्वक कार्य को कर सकें और ये अब इनको पर्याप्त संसाधन मिल सके तो इनके लिए क्या होती है, कुछ विशेष व्यवस्था होती है। जैसे देखिए, शारीरिक संरचनाओं के सतह के परत दर परत मुड़ने या व्यलित होने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना। मतलब जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं बच्चों, सतह के परत दर परत जो मुड़ जाती है या व्यलित हो जाती है, मुड़ने से मतलब मुड़ जाने से, और उनके अवशोषण के लिए, अवशोषण मतलब ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को अवशोषित करना, उनको के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना, उससे अधिक क्षेत्र बढ़ जाते ताकि वो चीज़ों को अवशोषित कर सके। सेकेंड पॉइंट है हमारा, एक ही व्यवस्था की आवश्यकता जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ के जरिए अन्य पदार्थों का शरीर में तेज़ी से आवागमन हो। एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से बच्चों किसी तरल पदार्थ के जरिए अन्य पदार्थों का शरीर में तेज़ी से आवागमन। ये दो चीज़ें आपने सीखा। पहला तो ये था कि अगर बहुकोशिकीय जीव के लिए में शारीरिक संरचना एक ऐसी ही होती है ताकि परत दर परत उनकी मुड़ने से जो अवशोषण है किसी भी चीज़ को, जैसे स्पंज है, स्पंज को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, स्पंज जो वो पानी को अवशोषित कर लेता है। इसी तरीके से जब परत दर परत मुड़ जाती हैं तो चीज़ों को अवशोषित करने के लिए और क्षेत्र उनको, यानी कि एरिया उनको मिल सके। एक तो बच्चों ये पॉइंट होता है। दूसरा ये होता है कि जो एक और हमारे शरीर में, बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से कोई भी तरल पदार्थ
के ज़रिए एक अन्न पदार्थ जो है वो शरीर में जा सके, यानी तेज़ी से आवागमन हो सके। ये दो चीज़ें समझ में आई, यानी कि तरल पदार्थ एक होता है जो अन्न पदार्थों को शरीर में ले जाने का कार्य करता है। फिर आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण कम करने के लिए, यानी कि शरीर में घर्षण कम हो, घर्षण समझते हैं बच्चों, घर्षण कम यानी कोई चीज़ घिसे ना, तो उससे क्या होगा, घिसने से यानी अंगों को नुकसान मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि लसलसे पदार्थ जैसे श्लेष्म का स्राव होता है। लसलसे पदार्थ का स्राव होता है बच्चों नमी युक्त सतह का होना, यानी कि जो श्लेष्म है लसलसा बना देते हैं ताकि आपस में जो है वो शरीर में घर्षण कम हो सके, और उसके लिए लसलसा बना रहे पदार्थ, इसके लिए श्लेष्मा का स्राव होता है। नमीयुक्त सतह का होना, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना, शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं हो सके उसके लिए उनमें अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। देखिए ये 4 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे शरीर की जो शारीरिक संरचना है इन 4 पॉइंट के आधार पर है, ताकि हमारे शरीर के अंदर ज़रूरी संसाधन हमको मिल सकें और वो हमारे में जीवित रहने के लिए, बहुकोश के जीवों को जीवित रहने के लिए रख सकें, और वो अपने जो लाइफ प्रोसेस की जैविक प्रक्रियाएं हैं उसको भी ईजिली कर सकें। देखिए फिर है जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी व्यवस्था कई जीवों के शरीर की संरचना में नज़र आती। जब जैव विकास हुआ, जीवों का विकास, उसके फलस्वरूप हमने देखा कि कई व्यवस्थाएं जीवों के शरीर में संरचनाएं, उदाहरण के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि से संबंधित तंत्रों तथा हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में नज़र आते हैं। ये देखिएगा पौधों में जो भी व्यवस्था हुई, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए, परिवहन के लिए, उससे संबंधित तंत्र का विकास था, और हमारे शरीर में बच्चों डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशंस के लिए और स्क्रीशंस के लिए, इन सब के लिए बच्चों क्या था, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, तो यानी कि इन सब के लिए सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम डेवलप थे, यानी इन सब की, ताकि हम अपने जैविक प्रक्रियाओं को ईजिली कर सकें। देखिए मनुष्य व पौधों के उदाहरण के लिए हम बहुकोश के जीव में भोजन संबंधित उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से जुड़ी है। यानी कि मनुष्य व पौधे के उदाहरण से हम बहुकोशिकीय जीव में भोजन संबंधित तमाम जैविक प्रक्रियाओं के जानने का प्रयास करेंगे। यानी बच्चों हम एग्जाम्पल लेंगे पौधे और मनुष्य का, ताकि हम सारी जैविक प्रक्रियाओं को जान सकें और उनकी मदद से भोजन के अंतःकरण से शुरू होकर भोजन से कैसे भोजन लेते हैं बच्चों, लेने के बाद भोजन क्या है, फिर भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और उसका ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तथा अपशिष्ट पदार्थों जो निकलते हैं उत्सर्जन से जुड़ी सारी जानकारियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मनुष्य में जैविक प्रक्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे मनुष्य में जैविक प्रक्रिया, और पहली जैविक प्रक्रिया होगी बच्चों हमारी पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्था, यानी पाचन तंत्र और उससे जुड़ी व्यवस्था, डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिस्टम रिलेटेड टू इट। ओके बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि एक मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे बना है। तो देखिए बच्चों ये है हमारा पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, जिसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए इसको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक पर, आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बायो का चैप्टर बच्चों, तो आप होमवर्क में ये भी काम करेंगे, अपनी नोटबुक पर इस सिस्टम को बनाएंगे, मानव पाचन तंत्र को आप बनाएंगे बच्चों। इसका डायग्राम भी मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप इजीली बना सकें। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर मानव पाचन तंत्र को दिखाया गया है बच्चों, मुख गुहा से लेके गुदा तक पूरा यहाँ पर आपका सिस्टम कैसे डेवलप है। यानी मुख गुहा, मुख, कण्वपुर ग्रंथि क्या है,
अधोजम और अधोजिह्वा ग्रंथि क्या है? ग्रसनी, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, गृहिणी। उसके बाद है अनुप्रस्थ, बृहदंत्र, अग्र क्षुदांत्र बच्चों, अवरोही, बृहदंत्र, मलाशय, गुदा, कृमि रूप परिशेषिका, अंधनाल। तो बच्चों ये आपने देखा, इसको क्या करना है, आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसी तरीके से आपको कलरिंग भी करनी है। कलर करके कैसे क्या है इसको भी आपको होमवर्क में सेंड करना है। इसको आप ऐसा करिएगा कि एक दिन आप नहीं कर सकते हैं, 2 दिन बाद इसको आप सेंड कर दीजिएगा होमवर्क में। यानी कि अगर आपका फ्राइडे को जा रहा है ये, तो आप ऐसे संडे और सैटरडे अगर ये आपका ट्यूसडे को सेंड हो रहा है बच्चों, तो ट्यूसडे को आप क्या करिएगा, इसको आप लीजिएगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आप सेंड करिएगा इसको। और उसके बाद जो होमवर्क आपको जो दिया जाएगा उस होमवर्क को भी आप करिएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अपनी बुक में देखते हैं कैसे पढ़ना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी बुक में भी बनाया गया है कुछ, वहाँ जो मैंने इससे पहले वाला आपको फिगर दिखाया बच्चों, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग है। यहाँ पर पढ़ते हैं, भोजन के अवयवों का उपयोग शरीर की हमेशा ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने में होता है। जो भोजन हम यूज़ करते हैं, जो उसमें अवयव होते हैं, उनका यूज़ जो है वो शरीर में ऊर्जा देने के लिए होता है। साथ ही शरीर की वृद्धि करता है बच्चों, ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, यानी मरम्मत करने और तापमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बना रहे, उसकी ग्रोथ हो, टिश्यूज़ की बच्चों रिपेयरिंग हो, यानी मरम्मत हो, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन के अवयव क्या होते हैं? भोजन के 3 मुख्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। ये 3 मुख्य बच्चों क्या होते हैं? भोजन के अवयव होते हैं, और यानी इन्हीं के अपघटन से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और परीक्षण भी किया है। इसके अलावा भी कई अन्य पदार्थों की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। देखिए 3 अवयव तो ज़रूरी हैं शरीर के लिए, जैसे भोजन, हमारे कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों हमारे शरीर में भोजन की ज़रूरत होती है। अब उसको हम देखते हैं क्या है। देखिए जैसे पानी की, लवण की, विटामिन्स की आदि की। आमतौर पर पाचन की प्रक्रिया के द्वारा इन सभी की मात्रा रक्त में बनी रहती है। यानी कि जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो बच्चों हमारे शरीर में जो रक्त है उन सब की मात्रा बनी रहती है। इससे शरीर की अलग अलग प्रकार की विशेषकृत कोशिकाओं की ज़रूरत की आपूर्ति होती है। यानी हमारे शरीर में जो अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं बच्चों, पाचन के ज़रिए ही उन कोशिकाओं की ज़रूरत हमारी पूरी होती है। फिर भोज्य पदार्थों की उपस्थिति, ग्लूकोज नामक शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत लगभग सभी कोशिकाओं को होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ग्लूकोज है, हमारे शरीर की ज़्यादातर कोशिकाओं को इनकी ज़रूरत होती है। यदि रक्त में इसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो इसकी सूचना मस्तिष्क को हो जाती है। क्या होता है, जब हमारे बदन में यानी कि ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो इसकी सूचना हमको हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क को मिल जाती है। फिर मस्तिष्क से अमाशय की दीवारों के संकुचन की प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना क्या होती है? सूचना प्रसारित होती है। इससे हमें भूख का एहसास होता है। इससे हमें क्या होता है बच्चों? भूख का एहसास होता है। यानी हमें भूख कब लगती है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है और ये सूचना हमारे ब्रेन को जाती है। अब ये सूचना जब हमारे ब्रेन को जाती है तब हमें क्या होता है कि भूख का एहसास होता है। क्या आपको किसी परिस्थिति में भूख लगती है? सोचिए, जब आपको मनपसंद खाने की खुशबू आती है तब क्या होता है। देखिए यहाँ पर है कि हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मलद्वार तक फैली एक लंबी नली है। जो पाचन तंत्र है बच्चों वो क्या है? एक लंबी नली के रूप में मुंह से पूरा मुख से मलद्वार तक फैली एक लंबी नली है। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पर बच्चों अभी हमने देखा था ना, ये मुंह से लेकर पूरा नीचे तक फैली एक लंबी नली है।
यानी द्वार तक लंबी हमारी पूरा एक नली है मुंह से लेकर। तो ये हमारी क्या है बच्चों, पाचन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आहार नली भी कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आहार नली भी कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है। आहार नली की दीवार में अनेक वैलित परतें पाई जाती हैं तथा इसके बाहर कई प्रकार के पाचक अंग व ग्रंथि हैं। आहार नली से जुड़ी ग्रंथियां व आहार नली के विभिन्न भागों से स्रावित रस पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। देखिए आहार नली में से जो ग्रंथियां हैं बच्चे, ग्लैंड्स, वो और आहार नली में पाए जाने वाले विभिन्न भागों से जो रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस, वो क्या करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसी में सहायक होते हैं। इससे भोजन के अवयव जो होते हैं हमारे जटिल यानी जो कॉम्प्लेक्स बड़े अणु होते हैं बच्चों, वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि जो हमारे जटिल अणु होते हैं वो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटते हैं। किसकी मदद से बच्चों, डाइजेस्टिव जूस की मदद से। डाइजेशन की प्रक्रिया में हमारे भोजन के जो अवयव के बड़े अणु हैं बच्चों, वो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटते हैं। अब हमने देखा था मनुष्य के पाचन तंत्र के चित्र में कौन कौन से भाग को दर्शाया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक में भी इस पाचन तंत्र को, मनुष्य के पाचन तंत्र को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किन किन भागों को दर्शाया गया, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। मुंह, ग्रसिका, डायफ्राम, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत, वो जो अभी हमने दिखाया था बच्चों बहुत एक्सप्लेन था, लेकिन अगर आप इतने डायग्राम को भी बना सकते हैं अच्छे से तो इतने को भी बना लीजिएगा। और इसमें पाए जाने वाले हमारे जो अंग हैं उसको भी आप अच्छे से बता दीजिएगा कि कौन कौन से अंग इसमें हमारे हैं। और अब हम बच्चे इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करेंगे और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र किस तरीके से भोजन पचता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस हैं जो डाइजेशन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। और बच्चों इससे पहले एक होमवर्क आप और ले लीजिए, उसको भी सेंड करके आपको भेजना। देखिए बच्चों, आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 10 क्वेश्चन है। एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे, 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे और 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे चलते हैं, तो इस घर में एक महीने में कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसे हो। तो इसको करके बच्चों आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। यानी अब आपके पास 3 होमवर्क गए हैं। एक होमवर्क तो है बच्चों आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। उसको क्या करना है, आप उस होमवर्क को सेंड करेंगे बच्चों, यानी ट्यूसडे को आपके पास वीडियो जाएगा, तो आप उसको वेडनेसडे, थर्सडे को सेंड करिएगा। उसको कब सेंड करेंगे बच्चों आप लोग, थर्सडे को। और 2 क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि एक तो एसी और डीसी करंट में डिफरेंस और साथ में ये 10 क्वेश्चंस, इसको बच्चों आप लोग उसी दिन सेंड करिएगा। तो वो डायग्राम के लिए आपको हमने टाइम दिया है और उसको क्या करिएगा, बायो की कॉपी पर इसका नाम लिखिएगा अपना, इस लेसन का नाम लिखिएगा और नीचे उस फिगर को बना के अच्छे से कलर करके सब सेंड करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग उस नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। और बच्चों आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिएगा और अच्छे से करिएगा, आपके नोट्स स्कूल मंगवाए जाएंगे। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।